जैसे किसी भी प्रोटीन का स्टडी करे कीजिएगा आप, टर्सरी स्ट्रक्चर का, तो सब आप फिर आप सवाल ये कीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया कि ग्लोबुलर प्रोटीन अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो उसमें कोई एक प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उसमें बहुत तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। तो जो कॉमन तरह के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा कन्फर्मेशंस, then you will ask these questions कि how many residues are present in the alpha helix conformation and how many residues are present in beta conformations. So this will give you an idea. भले ये प्रोटीन छोटा हो, बड़ा हो, कितना कॉम्प्लेक्स हो, मल्टी सब यूनिट हो, मल्टीमेरिक हो, ओके, समझ में आ रही बात? तो अब आप क्या किस ढंग से सोचोगे किसी भी प्रोटीन के बारे में, क्योंकि प्रोटीन का फंक्शनल एक्टिव स्टेट is coming from its correct folding of this polypeptide backbone and the conformation, correct conformation given by its R group. तो इस वजह से उसमें कितने अमाइनो एसिड्स अल्फा हेलिकल हैं और कितने अमाइनो एसिड बीटा कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, इसका आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, यानी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप समझ जाओगे कि एक आइडिया लगेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। So some much larger than myoglobin are best approached by focusing on common structural patterns recurring in different and often unrelated proteins. सब डिफरेंट प्रोटीन, अनरिलेटेड प्रोटीन, उसमें भी कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, हाँ उनका परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग है। The three-dimensional structure of a typical globular protein can be considered an assemblage of polypeptide segments in alpha helical and beta conformations linked by connecting segments. ठीक है, तो बहुत सारे अल्फा हेलिकल बीटा कन्फर्मेशन सेगमेंट्स हैं और बीच में वो लिंक्ड है, बीच में फोल्ड है, टर्न है, इस तरह से हो सकता है, या कोई एक coiled polypeptide segment है। The structure can then be defined by how these segments stack on one another and how the segments that connect them are arranged. फिर उसके बाद ये सवाल उठेगा कि इसमें अल्फा हेलिकल सेगमेंट, जैसे मान लो कि मायोग्लोबिन में 78% अमाइनो एसिड्स जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में है, तो इसमें टोटल अल्फा हेलाइसेज जो है 8 अल्फा हेलिक्स। अब ये 8 अल्फा हेलिक्स फिर किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट है, ये सवाल उठेगा। तो इस तरह से जिस तरह से वो अरेंज है, दैट इज वन पर्टिकुलर वे, एक फिक्स तरीका है जिसमें बायोलॉजिकली फंक्शनली एक्टिव स्टेट जो है वो अराइज हो रहा है। To understand a complete three-dimensional structure, we need to analyze its folding patterns. We begin by defining two important terms that describe protein structural pattern. ये अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मोटिफ वगैरह, ये थोड़ा सा टर्म है, जान लोगे बस। ओके, तो अभी आप लोग समझ गए, कोई सवाल करना है किसी को, एनी क्वेश्चन? और आज शाम को आपकी 6 बजे से क्लास लूंगा, अब कोई सवाल है? हेलो? नो सर। ओके, चलिए।